नमस्कार, मैं रामचंद्र विद्यारण्य, लेक्चरर हिस्ट्री। आज अपन प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से कोई भी एक ऐसी एग्जाम नहीं जिसके सिलेबस में भारतीय इतिहास हो और उसमें से क्वेश्चन नहीं आता हो, वो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने पेश हुआ हूँ। और इस टॉपिक को हम विस्तार से इस टॉपिक का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, और इसका अगर सही अध्ययन किया जाए तो जो बार बार क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर वापस आकर के देखने पे पता चलता है कि ये तो छूट ही गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो इस टॉपिक का अपन बारीकी से अध्ययन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसका सही तरीके से अध्ययन करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, किसी भी एग्जाम को लेकर के खास तौर से इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो ये टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। द इनक्यूबेटर एकेडमी में हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज जो इतिहास से संबंधित एक से एक बेहतर होने वाला है, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपके ज्ञान वर्धन में सहायक हो सके। तो आज हम शुरुआत करते हैं विधिवत रूप से हड़प्पा सभ्यता। अपन साधारण से पढ़ते आए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, कब खोज हुई। तो साधारण सी बात है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। ऐसा ही इसका एक समकालीन स्थल जो मोहनजोदड़ो, इसकी भी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। अब बात यह आती है कि ये खोज करता कौन है। पिछले टॉपिक में, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी, जब पुरातात्विक काल की अपन बात कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में अपन विस्तार से जानेंगे कि इन प्राचीन उत्खनन स्थलों का उत्खनन कौन करता है, किसके निर्देशन में किया जाता है। तो हम किसने की, कब की गई, इससे पहले अपन देखते हैं कि इसका उत्खनन कौन करता है। तो भारतीय सरकार के अधीन भारतीय संस्कृति मंत्रालय जो है, उसके अधीन एक विभाग काम करता है जिसका नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ये जितनी भी पुरातात्विक स्थल हैं, अवशेष हैं, स्मारक हैं, इनकी खोज करने का और इनको सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल, वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनके निर्देशन में की गई। और इसके प्रथम जो महानिदेशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे 1961 में, जो 1861 से लेकर के 1885 तक वो रहे। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या इससे पहले किसी भी पुरातात्विक स्थल की खोज या अन्वेषण नहीं होता था। तो इसका उत्तर है हाँ, पहले भी इसकी खोज होती थी, अन्वेषण होते थे। लेकिन वो एक आपने नाम सुना होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना विलियम्स जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 में कलकत्ता में की गई थी। उसके अधीन यह सर्वेक्षण का काम किया जाता था और पहला सर्वेक्षण पत्र, रिसर्च पत्र पुरातात्विक वस्तुओं को लेकर के 1788 में प्रकाशित किया गया था। अब बात यह आती है कि कनिंघम की शुरुआत के बाद भी लगातार अन्वेषण होते रहे।
लगातार महानिदेशक चेंज होते रहे और एक समय ऐसा आया 1889 के बाद ये जो विभाग था वो एक तरह से निष्क्रिय हो गया और पहले के जो 89 से पहले के महानिदेशक थे वो भी इस खोजों में ज्यादा सफल नहीं हो पाए। इसके कई कारण थे, जैसे वो इस पुरातात्विक विभाग से या पुरातत्व शास्त्री थे ही नहीं, किसी दूसरे फील्ड के लोगों को इनका महानिदेशक बना दिया गया, तो वो ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इसका पुनरुत्थान करने का काम लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन, वही लॉर्ड कर्जन जिसको मुख्य रूप से बंग के लिए जाना जाता है, बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, लेकिन पुरातात्विक सर्वेक्षण के मामले में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि इस पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनरुत्थान किया और 1902 में एक ऐसे पुरातत्व शास्त्री को इस विभाग की कमान सौंपी जो इस मामलों में इंटरेस्ट भी रखता था और साथ साथ से इस मामलों का जानकार भी था, ज्ञाता भी था, और उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के आने के बाद पुरातात्विक स्थलों की खोजों का जो कार्य था वो तेजी से आगे बढ़ा और उसी का परिणाम रहा कि 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थल, हड़प्पा स्थल की खोज की गई। अब बात, कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ASI के महानिदेशक कौन थे। साधारण सा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में आपको, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि लोग ज्यादातर प्रथम अध्यक्ष को पढ़ते हैं या जॉन मार्शल को पढ़ते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय इसके महानिदेशक थे सर मार्टिमर व्हीलर। सर मार्टिमर व्हीलर, SM व्हीलर भी कई जगह नाम देखने को मिलता है। ये 44 से लेकर के 48 तक इसके महानिदेशक रहे। इसके मुख्यालय की अगर अपन बात करें तो इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। व्हीलर के महानिदेशक बनने से पहले इसका मुख्यालय आपका शिमला में हुआ करता था। व्हीलर के महानिदेशक बनने के बाद इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। अब बात ये आती है कि ये विभाग करता क्या है। विभाग करता क्या है, तो विभाग जितनी भी पुरातात्विक स्थल हैं, स्मारक हैं या अवशेष हैं, उनको सुरक्षित रखने, उनका संरक्षण करने और नए पुरातात्विक स्थलों, अवशेषों की खोज करने का कार्य करता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग अभी तक 3656 पुरातात्विक स्थलों, स्मारकों या अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा चुका है, जिनकी निगरानी का, देखभाल का कार्य भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है। वर्तमान अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं जहावी शर्मा। जहावी शर्मा इसके अध्यक्ष हैं, जिनको अप्रैल 2023 में इसका महानिदेशक बनाया गया है। अब आगे बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस आधार पर रखा गया, तो अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं आप लोगों को। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, तो सबसे पहले स्थल की खोज हड़प्पा नामक जगह पर होने के कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। फिर बात आती है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी सभ्यता को जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया, तो जो प्रारंभिक स्थल थे उसमें से ज्यादातर स्थल, प्रारंभिक जो स्थल थे उसमें से 46 स्थल ऐसे थे जो सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे आसपास खोजे गए थे। इस कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है
कि भारत स्वतंत्र जब हुआ 1947 में, उसके बाद भारत की एक नदी जो सरस्वती के नाम से प्राचीन समय में पहचानी जाती थी, वर्तमान में वो लुप्त प्राय हो गई है, जिसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर वर्तमान में जो नदी बहती है वो घग्गर नदी। अगर राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के आसपास ये नदी बहती है, और ये नदी जब इसमें ज्यादा पानी आता है तो ये पाकिस्तान में इसका पानी चला जाता है, और पाकिस्तान में इसी घग्गर नदी को हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई जगह आपको घग्गर हाकरा नदी भी नाम देखने को मिलेगा। तो इस नदी के आसपास, इसके स्थलों, इसके किनारों के आसपास भी स्वतंत्रता के बाद लगभग 246 स्थलों की खोज कर ली गई। इसलिए इसका जो तीसरा नाम रखा गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखा गया। बाकी जो स्थल खोजे गए वो स्थल सिंधु और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसके आसपास खोजे गए हैं। लगभग 1000 के आसपास स्थल इनके बीच के क्षेत्र में खोजे गए। इसका एक अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता अपन ने पिछली क्लास में जब पाषाण कालीन इतिहास पढ़ रहे थे उसमें पढ़ चुके हैं कि मनुष्य ने नव पाषाण युग में आते आते तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था, और कुछ ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं का भी अपन ने अध्ययन किया था। तो यहाँ मनुष्य ने आते आते हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय तक आते आते तांबे में एक अन्य धातु टिन मिला करके एक नई धातु का बनाना शुरू कर दिया, या नई धातु का आविष्कार कर लिया था, जिसका नाम था कांस्य। तो इस कांस्य धातु का आविष्कार या उपयोग हो जाने की वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। एक इसका अन्य नाम है प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। आज तक के जितने भी भारतीय इतिहास के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों में ये प्रथम सभ्यता है जिसमें हमें नगरीय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नगरीय व्यवस्था की जानकारी मिलती है तो इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अब आगे की क्लासों में जब पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे, तो उस समय देखेंगे द्वितीय नगरीय क्रांति या द्वितीय नगरीय सभ्यता जो महाजनपद काल के आसपास आई, जिसमें पाटलिपुत्र वगैरह नए शहरों का उद्गम हुआ। जो 16 महाजनपद थे उनकी जो राजधानियां थी वो नगरों के रूप में किस प्रकार से विकसित हुई, उसका भी अपन विस्तार से उस समय आपको बताएंगे, और किस प्रकार से उसका उद्गम हुआ, किस प्रकार से राजतंत्र था उसमें मजबूती आई, वो भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ अपन बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कर दिया गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम अपन देखते हैं, अलग अलग इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उनके द्वारा अलग अलग कालक्रम निर्धारित किया जाता है, अलग अलग कालक्रम देखने को मिलता है। जब भी आप वो सारी बुकें पढ़ते हैं उसमें भी आपको अलग अलग कालक्रम देखने को मिलता होगा। तो उस कालक्रम को लेकर के अगर बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कालक्रम का निर्धारण कैसे होता है। तो कालक्रम का निर्धारण करने के लिए एक रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है जिसको साधारणतः कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत समझने वाली, जानने वाली बात है। जो साधारण से ऊपरा ऊपरी अध्ययन करते हैं उसके लिए ये सवाल बड़ा कठिन हो जाता है। वो हमेशा एक ही चीज को मान करते हैं कि जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनकी आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज इसको चेंज कर लें। आज आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से किन वस्तुओं का काल निर्धारण होता है, आयु निर्धारित होती है। तो कार्बन जितने भी जीवधारी होते हैं, चाहे वो जंतु हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जिसमें जीव है, जिसको साधारण रूप से सजीव कहते हैं अपन, उनका
काल निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा होता है या रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा होता है। हर जीव में कार्बन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं, एक होता है कार्बन 14 और एक होता है कार्बन 12। जैसे ही कोई जीव खत्म होता है और उसके अवशेष जमीन में दब जाते हैं तो उसमें जो कार्बन के अवशेष पाए जाते हैं, इसमें से कार्बन 12 तो एज इट इज रहता है, उसका ह्रास नहीं होता है, लेकिन कार्बन 14 है उसका धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू कर देता है। इसको ही रेडियो कार्बन पद्धति कहा जाता है या रेडियो कार्बन क्षय कहा जाता है। और यह ह्रास धीरे धीरे चलता रहता है और एक समय आता है जो अमूमन देखा जाता है कि 5730 वर्ष प्लस माइनस 30 यानी 5730 वर्ष की आयु के आसपास तक जो कार्बन 14 होता है उसकी मात्रा आधी रह जाती है, उसकी मात्रा आधी रह जाती है। फिर अगले 5730 वर्ष बाद में जो जितनी है उससे और आधी रह जाती है। तो फिर कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो कंपैरिजन किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कार्बन 12 का ह्रास नहीं होता है, उसकी मात्रा एज इट इज बनी रहती है, लेकिन कार्बन 14 है उसका धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। तो उस कार्बन 12 और कार्बन 14 की जब कोई भी पुरातन वस्तु मिलती है तो उसकी तुलना की जाती है कि उसकी मात्रा की कार्बन 12 की मात्रा कितनी है, कार्बन 14 की मात्रा कितनी है, और उसके बाद में उसका कालक्रम निर्धारण किया जाता है। हालांकि इसमें कुछ सालों का अंतर आ जाता है और कुछ अलग अलग जो रसायन शास्त्री हैं उसके द्वारा इसको लेकर के कुछ मतभेद भी हैं। कुछ रसायन शास्त्रियों का कहना है कि कार्बन 14 का ह्रास होता है, उसके साथ साथ में वो पुनः भी बनने की प्रक्रिया उसमें निर्वृत्त चालू रहती है, तो वो पुनः भी बनता रहता है। लेकिन अभी तक के जो ज्ञात स्रोत हैं वो उससे ये पता चलता है कि इसकी तुलना कार्बन 12 और कार्बन 14 के ह्रास के आधार पे, उसके तुलना के आधार पे की जाती है। अब बात ये आती है कि कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किसने की। तो 1946 में अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे V.F. लीवी, जिन्होंने सबसे पहले इस पद्धति के बारे में बताया था। फिर आगे चल करके इस पद्धति को देने के उपलक्ष्य में उनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो ये पद्धति वर्तमान परिस्थितियों तक कालक्रम निर्धारण करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। और इसकी जो जीवधारियों की आयु निर्धारित की जाती है इस पद्धति के माध्यम से, इसमें लगभग 50,000 वर्ष तक की आयु निर्धारण आसानी से की जाती है। 50,000 वर्ष से ज्यादा पुरानी चीजें हैं, इसके आयु निर्धारण करने में अब भी इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात आती है कि जो दूसरी वस्तुएं होती हैं जो जीवधारी नहीं होते हैं, जो प्रकृति से निर्मित है, जैसे कोई पत्थर से बनी हुई मूर्ति है या कोई किसी धातु से बनी हुई कोई वस्तु है या मर्दबांड है, उसका काल निर्धारण कैसे किया जाता है। तो जो साधारण से लोग पढ़ते हैं वो यही मानते हैं कि इनका काल निर्धारण भी रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा या C14 पद्धति द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका जो काल निर्धारण होता है वो यूरेनियम, थोरियम और लेड, यूरेनियम, थोरियम और लेड पद्धति के माध्यम से किया जाता है। यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है U-235, उसके आधार पर इनका काल निर्धारण किया जाता है। तो आज से एक चीज को क्लियर कर लें कि जितने भी जीवधारी हैं उसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा किया जाता है, और जो जीवधारी नहीं है, पृथ्वी से बनी हुई चीजें हैं, चाहे कोई वो धातु हो, चाहे मिट्टी से बनी हुई कोई भी चीजें हो, इसका जो काल निर्धारण होता है वो रेडियो प्लस थोरियम प्लस लेड धातुओं के संगम के माध्यम से, उसकी अनुपात के माध्यम से उसका काल निर्धारण किया जाता है। अब अपन काल निर्धारण की अगर बात करें तो
हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग हड़प्पा काल जो 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। परिपक्व है हड़प्पा सभ्यता जो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जिस समय हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होना या क्षय होना शुरू हो गया था, वो निर्धारण 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। अब बात करते हैं अपन अलग अलग जो इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर के अलग अलग मत दिए। जैसे सर मार्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने इसका काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व बताया। इसी प्रकार डीपी जो अग्रवाल थे, उन्होंने 1350 से 1750 ईस्वी पूर्व। सर जॉन मार्शल, इन्होंने 2250 से 2750 ईस्वी पूर्व। अर्नेस्ट मैके, इन्होंने 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास। एम.एस. वत्स, इन्होंने 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास। डेल्स, इन्होंने 2900 से 1900 ईस्वी पूर्व आसपास। और एनसीईआरटी जो अपनी है, जो स्कूली शिक्षा में चलती है, उनमें 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक इसका काल निर्धारण देखने को मिलता है। लेकिन इसका सर्वमान्य काल देखा जाए, इसका चरमोत्कर्ष काल की बात करें, जहां जिस समय ये सभ्यता अपने चरम पर थी, चरम विकास पर थी, जिसका अधिकतम विकास हुआ था, तो ये देखने में आता है कि जो डीपी अग्रवाल, जो धर्मपाल अग्रवाल, उनके द्वारा जो कालक्रम निर्धारण किया गया था 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का, ये कालक्रम आदर्श कालक्रम माना जा सकता है। इस सभ्यता को सर्वप्रथम इसका काल निर्धारण करने का काम जॉन मार्शल द्वारा किया गया 1931 में, और प्रथम इसको नाम देने का काम भी जॉन मार्शल ने ही किया था। जो प्रथम नाम इसको दिया गया था, हड़प्पा नाम, वो भी जॉन मार्शल द्वारा ही दिया गया। जॉन मार्शल के बारे में एक तथ्य कहा जाता है कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था, वहां से 2000 साल पीछे ले जाकर के छोड़ा। और वो इसीलिए कहा जाता है कि जॉन मार्शल ने एक ऐसे स्थल की खोज की थी जिसका दुनिया को पता नहीं था। दुनिया की नजरों में भारत का जो इतिहास था वो मौर्य काल तक, महाजनपद काल तक ही था। लेकिन जॉन मार्शल ने ये बताया कि भारतीय इतिहास है वो मौर्य काल तक नहीं है, ये लगभग 3000 ईस्वी पूर्व पुराना है, और उस काल को हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इस सिंधु सभ्यता परिक्षेत्र में मुख्य रूप से 4 प्रजातियां पाई जाती है। 4 प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। उन प्रजातियों में पहली प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, जो सिंधु क्षेत्र में आने वाली शायद प्रथम प्रजाति थी। सिंधु क्षेत्र में जिसके साक्ष्य मिले हैं वो सबसे पुरानी प्रजाति ये है। फिर बात आती है भूमध्य सागरीय प्रजाति, जो मुख्यतः हड़प्पा के जो अधिकतर लोग हैं, अधिकतर जो साक्ष्य मिले हैं, अधिकतर जो अवशेष मिले हैं, वो इसी प्रजाति के मिले हैं, जिसको द्रविड़ भी कहा जा सकता है। द्रविड़ प्रजाति के जो लोग हैं वो भी कहा जा सकता है। फिर तीसरी जो प्रजाति है वो मंगोलायड प्रजाति है। ये इसके अवशेष मुख्य रूप से उप हिमालयी जो प्रदेश हैं, हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड वगैरह जो क्षेत्र है उसमें पाए गए। चौथी जो प्रजाति है वो अल्पाइन, ये प्रजाति के जो साक्ष्य मिले हैं वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़,
सौराष्ट्र का जो क्षेत्र था उसके आसपास इसके साक्ष्य मिले हैं। अब इसका उद्भव किसके द्वारा हुआ, इनके जो जन्मदाता थे वो कौन थे, इसको लेकर के भी इतिहासकारों में मतभेद है। और मुख्य रूप से दो मत चलते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव करने का श्रेय जाता है वो विदेशियों को जाता है, विदेशी उद्भव की वो थोड़ी देते हैं। और कुछ का मानना है कि इनका उद्भव देशी संस्कृतियों से ही हुआ, इनके जो जन्मदाता लोग थे, इसको आगे बढ़ाने वाले लोग थे, वो देशी लोग ही थे, भारतीय लोग ही थे। तो विदेशी मत का जो समर्थन करने वाले हैं वो मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के लोग हैं। विदेशी मत जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ये कहते हैं कि जो आर्य आक्रमणकारी आए उन्होंने यहाँ आक्रमण किया और उन्होंने एक नई सभ्यता का विकास किया, जिसको ही आगे चल करके हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इसी प्रकार गार्डन चाइल्ड केयर के अनुसार जो सुमेरियन लोग थे, सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान इराक जो एक अरब देश है उसकी दजला और फरात नदियों के किनारों पर पनपी थी, वहां के लोग यहाँ आए और उनसे इस सभ्यता का आगे विकास हुआ। ये मत देते हैं गार्डन चाइल्ड और केयर। राखलदास बनर्जी, यहाँ बनर्जी है भाई, राखलदास बनर्जी कहते हैं कि जो द्रविड़ लोग थे वो यहाँ आए और उनके माध्यम से इस सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार ये हैं जो ये मानते हैं कि इस सभ्यता का विकास भारतीय लोगों के माध्यम से ही हुआ, भारतीय प्रजातियां थी उनके माध्यम से ही हुआ। ऐसा मानने वाले जो लोग हैं वो अमलानंद घोष व डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल ये मानते हैं कि इस सभ्यता का उद्गम सोथी संस्कृति से हुआ। सोथी संस्कृति, ध्यान देने वाली बात है कि सोथी संस्कृति एक स्थानीय संस्कृति मानी जाती थी जो वर्तमान बीकानेर के क्षेत्र में पनपी थी। और उनका मानना है कि इसी संस्कृति के लोग सिंधु सभ्यता के जो परिक्षेत्र थे, सिंधु नदी घाटी के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां गए और उन्होंने एक नई संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। और कुछ इतिहासकार हैं जैसे फेयर सर्विस व रोमिला थापर वर्तमान इतिहास में एक बहुत चर्चित नाम है। उनका मानना है कि यहाँ कोई विदेशी नहीं आए थे, कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। इस संस्कृति का जो उद्भव है वो स्थानीय लोगों द्वारा ही, ग्रामीण संस्कृति के द्वारा ही हुआ। और ग्रामीण लोगों ने अपने आप को विकसित किया और वो शहरी तरीके से बसना शुरू कर दिया और एक नई शहरी संस्कृति का विकास उन्होंने किया था। अब अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करें। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और तीन देशों में जिसमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और कुछ पुरातात्विक स्थल अफगानिस्तान में भी खोजे गए हैं। कुल खोजे गए स्थलों की अगर बात करें अपन तो वर्तमान तक लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। उसमें से लगभग 900 के आसपास भारत में है, 500 के आसपास पाकिस्तान में है और कुछ 2-4 स्थल जैसे सोर्दगोई जैसे स्थल अफगानिस्तान में भी खोजे गए। भारतीय परिक्षेत्र की बात करें तो किन किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, जिसको वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के रूप में बांट दिया गया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष
हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल वर्तमान तक खोजे जा चुके हैं। इसके अगर अपने सबसे उत्तरी स्थल की, दक्षिणी स्थल की बात करें, जो सबसे उत्तरी स्थल है वो अफगानिस्तान में है और यह है सुरतगई। अगर भारत के सबसे उत्तरी स्थल की अपन बात करें तो वो मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी भाग की बात करें तो देमाबाद महाराष्ट्र में ये दक्षिणी स्थल है। पूर्वी भाग की बात करें तो आलमगीरपुर यूपी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी भाग की बात करें तो ये सुरतकांगेडोर पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 1400 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका जो विस्तृत क्षेत्र है वो लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्र है। अपन मैप के माध्यम से इसको देखना चाहें तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें आपके पाकिस्तान में भी कुछ स्थल देखने को मिलेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा वगैरह है, या चौहुदड़ो। भारत में भी बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बनवाली वगैरह है। रावी नदी के तट पर भी जो पाकिस्तान वगैरह में प्रमुख स्थल हैं, इनका अपने विस्तार से एक एक स्थल के विस्तार से बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस स्थल से कौन सी चीज पाई गई, कौन से स्थल की कौन सी चीज महत्वपूर्ण थी, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे उत्तरी स्थल की अपन ने बात की थी सुरतगई जो अफगानिस्तान में है, वो भी देखेंगे। तो इस लोथल वगैरह जो एक व्यापारिक बंदरगाह था, इसकी भी बात करेंगे अपन। अब इसका जो विस्तार था वो कहाँ कौन से राज्य में, कौन से देश में कौन सा स्थल है, इसका मैंने एक सारणी के माध्यम से आपको बताया। जैसे अपन बात करें कि अफगानिस्तान में मुंडिका, शोधगोई वगैरह, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसमें मेहरगढ़, सुरतकांगेडोर, बालाकोट वगैरह। बालाकोट वही जो एयर स्ट्राइक हुई थी। इसी प्रकार सिंध क्षेत्र है, उसमें भी चौहुदड़ो, आमरी, मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है उसमें हड़प्पा वगैरह, रहमान डेरी वगैरह। भारत का जो पंजाब क्षेत्र है उसमें रोपड़, संगोल, चक-छियासी, हरियाणा, राखी गढ़ी, बनवाली, जहाँ हल्के प्रतिरूप मिले हैं वो जो अपन आगे बात करेंगे। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर का मांडा, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर जो सबसे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा, पीलीबंगा। गुजरात की बात करें तो लोथल, रंगपुर वगैरह। इसी प्रकार धोलावीरा, सुरतकांगेडोर, जहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, उसकी भी अपन विस्तार से बात करेंगे। अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में अपन पहली सभ्यता पढ़ेंगे कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। पहली सभ्यता में पढ़ेंगे अपन प्रथम नगरीय सभ्यता, और इस प्रथम नगरीय सभ्यता में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें थी वो पढ़ेंगे। तो इस प्रथम नगरीय सभ्यता की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी उसमें सबसे बड़ी कोई विशेषता थी तो जल निकासी। आज तक दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई हैं उन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता से बेहतरीन जल प्रबंधन की व्यवस्था कहीं नहीं मिली है। जल निकासी इतनी सुदृढ़ थी, इतनी व्यवस्थित थी कि आज भी उसका बहुत सारे देशों द्वारा इतने विकसित हो जाने के बाद भी, इतने संसाधन हो जाने के बाद भी इनका अनुसरण किया जाता है। दूसरी जो विशेषता इसकी अपन पढ़ेंगे वो है जो शहरों में घर बने हुए थे, मकान बने हुए थे, वो बड़े ही व्यवस्थित रूप से बने हुए थे। सड़कें व्यवस्थित रूप से थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों का जो जाल बना हुआ था वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जो
नगर की मुख्य सड़क हुआ करती थी, इसको प्रथम सड़क कहा जाता था। और नगरों में जो प्रवेश हुआ करता था वो पूर्वी सड़क के माध्यम से हुआ करता था। और जहाँ पूर्वी सड़क और प्रथम सड़क मिलती थी, जो चौराहा होता था, उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसा। और ऑक्सफोर्ड सर्कस किसे कहा जाता था, तो जहाँ नगर की मुख्य सड़क जिसको प्रथम सड़क के नाम से जाना जाता था और जिस सड़क के माध्यम से शहरों में प्रवेश होता था, वो सड़कें जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती थी, उस सर्किल को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। अब अपन आगे बात करें, शहर को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता था। शहर को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता था। कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे अपन आगे अध्ययन करेंगे तो कई शहर ऐसे हैं जिनको तीन भागों में भी विभक्त किया जाता था। लेकिन जितने भी स्थल खोजे गए उनमें मुख्यतः ये देखने को मिलता है कि शहर को दो भागों में विभक्त किया जाता था। जिनके नाम की बात करें तो पूर्वी टीला, जो पूर्वी भाग का जो क्षेत्र होता था उसको पूर्वी टीला के नाम से जाना जाता था, जिसका दूसरा नाम इसको नगर के नाम से भी जानते थे और इसको निम्न भाग के नाम से भी जाना जाता था। अमूमन इस भाग में सामान्य लोग रहा करते थे। इस भाग में सामान्य लोग रहा करते थे, जैसे व्यापारी वगैरह, ये सामान्य लोग रहा करते। दूसरा जो भाग था वो पश्चिमी टीला, या इसको दूसरे नाम से दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, ये उच्च भाग था। उच्च भाग इसलिए कहा जाता था कि ये अमूमन जो नगर टीला होता था या पूर्वी टीला होता था उससे ऊपरी भाग में बनाया जाता था या उससे ऊंचे के जो भाग में बनाया जाता था। ये पूर्व पश्चिम की ओर होता था शहर में, तो इसलिए इसे पश्चिमी टीला भी कहा जाता था। ऊंचा होने की वजह से ऊंचा कहा जाता था। दुर्गनुमा होता था और इस कारण से इसको दुर्ग या टीला भी कहा जाता था। इस भाग में जो निवास करने वाले लोग थे वो प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाले लोग थे, या पुरोहित वर्ग था, या सैनिक वर्ग, जो सैनिक अधिकारी थे, वो लोग इस क्षेत्र में रहा करते थे और ये अपेक्षाकृत छोटा होता था। इसको अगर अपन डायग्राम के से देखें तो देखो, ये देखिए, ये आपका पूर्वी भाग है या पूर्वी टीला है, जो दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है। इसका क्षेत्र था बड़ा होता था, ये सामान्य लोग इसमें रहा करते थे। शिल्पकार वगैरह है, मजदूर है, किसान वर्ग है, वो इसमें रहा करता था। और जो पश्चिमी भाग था जिसको गढ़ भाग या दुर्ग टीला भी कहा जाता था या उच्च टीला कहा जाता था, इसमें जो शासन प्रशासन संभालने वाले लोग थे वो इसमें रहा करते थे। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जो छोटा था वो वीआईपी लोगों के लिए था, जो बड़ा था साधारण लोगों के लिए था। जो नगर, सामान्य रूप से नगर होता है उसमें सामान्य लोग रहते हैं। जो दुर्ग होता है, दुर्ग में कौन रहते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं, राजा महाराजा होते थे, वो दुर्ग में रहा करते थे। ऊंचा होने की वजह से, ऊंची जगह पे बना होने की वजह से उसको उच्च भाग भी कहा जाता था। नगर सामान्य रूप से नीची जगह पे बना होता था, इसलिए उसको निम्न भाग भी कहा जाता था। और अमूमन ये जो पश्चिमी किला था या पश्चिमी टीला था, ये प्राचीर से ढका हुआ होता था। इसके चारों ओर दीवार बनी हुई होती थी। तो ये दीवार शायद सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी। कई ऐसे शहर या देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों ही टीलों को प्राचीर से घेरा जाता था। कई ऐसे शहर भी मिलेंगे जो प्राचीर विहीन है, जिसमें किसी भी प्रकार की प्राचीर नहीं थी। अब बात अपन करते हैं कि शहरों में जो घरों के दरवाजे व खिड़कियां हुआ करते थे वो आज की तरह सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। ये बड़ी विशेषता है, ध्यान रखना इसको, ये बड़ी विशेषता है। ये आज की तरह
सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, दूसरी तरफ खुलते थे। अब इसके खुलने के बहुत सारे कारण अलग अलग इतिहासकारों द्वारा बताए गए हैं। जैसे कई इतिहासकार ये बात करते हैं कि उसमें कच्ची कंक्रीट की सड़कें बनी हुई होती थी, तो गाड़ियां वगैरह, बैलगाड़ियां वगैरह चलती थी, तो उससे धूल वगैरह डस्ट उड़ती थी, तो उससे बचने के लिए ऐसा किया गया था। या घर में जो बहू बेटियां रहती थी, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता था। अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत दिया जाता है। कुछ शहर, कुछ स्थल ऐसे भी हैं जैसे लोथल, जो इसका अपवाद है। जल निकासी की बात हम कर चुके हैं, ये विश्व स्तरीय थी। इसमें जो गंदा जल था, जो काम में लिया हुआ जल था, उसको बाहर निकालने के लिए घर से अलग से नालियां बनी हुई थी। नालियां कच्ची ईंटों द्वारा रखी जाती थी। सड़कों के किनारे किनारे बड़ी नालियां बनाई जाती थी। बड़ी उन नालियों में सोखते हुए गड्ढे बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से बेहतरीन और स्वच्छ पानी के लिए अलग से व्यवस्था थी। प्रत्येक नगर बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे हुए होते थे और सेक्टरों में बटे हुए थे, अलग अलग भागों में बटे हुए थे। जैसे आज के वार्ड होते हैं वैसे ये बटे हुए थे। ईंट थी, वो भवन निर्माण के लिए अमूमन पक्की ईंटों को काम में लिया जाता था, और ये पक्की ईंटों का एक निश्चित अनुपात हुआ करता था। 4:2:1 के अनुपात में। कालीबंगा से जो आंगन में काम में ली गई हैं, फर्श में काम में ली गई ईंटें हैं, वो अलंकृत ईंटें मिली हैं, डिजाइन बनी हुई ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। हालांकि कालीबंगा के जो मकान वगैरह हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन फर्श में जो ईंटें काम में ली जाती थी वो अलंकृत ईंटें काम में ली जाती थी। सबसे बड़ी ईंट के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से मिले। धन्यवाद। अब जो बाकी है शहरों की बात है, वो जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली वगैरह, लोथल, धोलावीरा, इनका विस्तार से अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। कोई कौन कौन से शहरों में कौन कौन सी विशेषताएं मिलेंगी। अगली क्लास में अपन ये भी करेंगे, अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, आर्थिक सुदृढ़ता के स्रोत प्रमुख रूप से क्या क्या थे, उसका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, उसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और कुछ आपकी क्यूरीज हैं, कुछ आपकी आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए क्या बेहतरीन किया जा सकता है। नमस्कार।